अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू CSS फोरम। अगर आप माजी में होने वाले तमाम तर हिस्टोरिकल इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम तर हिस्टोरिकल इवेंट्स अपने साथ एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड वॉर टू की, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही 50 ममालिक सैन फ्रांसिस्को में जमा होते हैं और वो UN का चार्टर ड्राफ्ट करते हैं और इस एजेंडे के साथ कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी वॉर को प्रिवेंट किया जा सके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू। इसी तरह 9/11 की बात कर लें, दुनिया ने उसके बाद जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म देखा, ठीक है। तो तमाम तर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो होते हैं वो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आते हैं। ऐसा ही एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो है वो कंटेम्प्रेरी एरा में हुआ, जब चाइना के शहर वुहान के अंदर दिसंबर 2019 को एक वायरस का आउटब्रेक होता है जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ये वायरस आउटब्रेक होता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इस वायरस के फैलने के बाद जो है हमारे पैराडाइम में शिफ्ट आया, ठीक है, और क्या फ्यूचर पैराडाइम शिफ्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है क्या। So it is an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way। यानी जब भी कोई जो हमारा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है वो इनकम्पैटिबल हो जाता है, तब हम जो है अपने सिस्टम को रिप्लेस करते हैं एक नए और डिफरेंट वे से, ठीक है। और इस चेंज को हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कोविड-19 के रेफरेंस से समझाऊं, तो जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो जो हमारा एक एजुकेशनल सिस्टम था जो कि स्कूलिंग सिस्टम पे बेस्ड था, उसमें हमें जो है वो चेंज लाना पड़ी। ई लर्निंग की बातें होने लगी, डिस्टेंस लर्निंग की बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम था वो उस जो टाइम पीरियड में, उस स्पैन ऑफ टाइम में इनकम्पैटिबल हो चुका था। तो हमने जो है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो है फिर चेंजेस लाने की बात की, यानी कि हमने ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। तो ये था पैराडाइम शिफ्ट एक एजुकेशन के हवाले से। अब अगर मैं आपको जो है वो माजी में लेकर जाऊं कोविड-19 को समझने के लिए, तो इस तरह का एक जो बेहतरीन एग्जांपल आपको मिलता है ब्यूबोनिक प्लेग के आउटब्रेक का, जो कि 14th सेंचुरी में हुआ। और ब्यूबोनिक प्लेग के आउटब्रेक जो कि इंग्लैंड में जब हुआ तो इंग्लैंड ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। इंग्लैंड ने जो है जब उसमें ब्यूबोनिक प्लेग आउटब्रेक हुआ तो वहाँ पे जो हाफ़ पॉपुलेशन थी वो वाइप आउट हो गई इसकी वजह से, ठीक है। और जब हाफ़ पॉपुलेशन आपकी वाइप आउट हो गई तो वहाँ पे पीसेंट की, लेबर तबके की जो है वो मज़दूर तबके की कमी वाक़ हो गई। ऐसे में वहाँ के जो लेबर्स थे, सप्लाई एंड डिमांड, उन्होंने अपने हक़ का मुतालबा करना शुरू किया और इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी उसमें इंक्लूसिवनेस जो है वो इंट्रेंच्ड होने लगी। इंक्लूसिवनेस यानी कि इक्वालिटी और इक्वल राइट्स की बात होने लगी। तो लेबर के लिए जो है वो इंक्लूसिवनेस वहाँ पे हो गई, ठीक है। लेकिन यही ब्यूबोनिक प्लेग जब यूरोप के अंदर आउटब्रेक हुआ तो यूरोप ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया कि यूरोप ने जो वहाँ के लेबर थे उनको इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए, यानी कि एक्स्ट्रा मराआत कह लें आप, देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनकी मार्केट एक्सट्रैक्टिव ही रही। यानी जब भी कोई मेजर इवेंट होता है तो डिफरेंट रीजन डिफरेंट हिसाब से जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से जब कोविड-19 फैला तो डिफरेंट रीजन में आपने डिफरेंट जो है रेस्पॉन्स देखा। कहीं पे पार्शियल लॉकडाउन था, कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही थी, कहीं पे कम्प्लीटली जो है वो इकॉनमी को फ्रीज़ कर दिया गया था। इसीलिए इस स्पैन ऑफ टाइम को जो है वो एंथ्रोपॉज भी कहा गया है। अच्छा, खैर टॉपिक की अगर बात करें तो जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ डिफरेंट रीजन ने डिफरेंट रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो कि सिमिलर थी तमाम दुनिया के अंदर, तमाम रीजन के अंदर, ठीक है। और वो थी कि दुनिया को कोविड-19 ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जी अब हमें जो है वो प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि हमारे लिए क्या अहम है।
हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, अब हमें डिसाइड करना था कि हेल्थ और वेल्थ में से अगर किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ जाए तो वो क्या होगा। क्योंकि जैसे ही आउटब्रेक हुआ तो आपको इस कोविड 19 को जो है वो कंटेन करने के लिए अपनी इकोनॉमी को फ्रीज़ करना था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो फ्रीज़ करना था। ऐसे में दुनिया के जो साइंटिस्ट थे या जो भी समझ बूझ रखने वाले डिसीजन लेने वाले लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने में एक बहुत मेजर इशू सामने आता है। जब आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करोगे तो जो दुनिया का मौजूदा पैराडाइम है, जिसको कैपिटलिज्म भी आप कह सकते हैं, वो इस तरह का है कि जितनी भी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो इस वक्त डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये वही स्टेट्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही हैं। जैसे अगर आप बात करें तो चाइना, ये डाटा जो है वो अर्थ सिस्टम साइंस का डाटा है 2020 का, आप अपने रीसेंट एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ कर सकते हो इसको। तो चाइना जो है वो 28% इमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड पूरी दुनिया का, और यूएसए आपका 15% इमिट करता है, इंडिया 7%, ठीक है, फिर रशिया आपका 5%, ब्रिक्स की कंट्रीज, ब्राज़ील आपका इसके अंदर है, ठीक है, फिर आपकी जो है वो सऊदी अरेबिया है, जर्मनी है, जापान है। तो ये तमाम तर इकॉनमीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही हैं। और अगर ये इकॉनमीज़ जो हैं वो बात करती हैं कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो फिर इन्हें जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करना होगा। तो जैसे ही कोविड 19 का आउटब्रेक हुआ तो दुनिया जो है उसका जो एक पैराडाइम था या एक वे ऑफ थिंकिंग था कि जी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है एज़ कम्पेयर टू हेल्थ, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था उसको चेंज करना पड़ा और हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी बना। अब ऐसे में होगा क्या, जब आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने की बात करेंगे तो फिर आपको जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी नज़र में रखना होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसे ही क्लाइमेट चेंज की बातें होने लगी तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आई वो आई यूएसए की तरफ से। यूएसए में जो जो बाइडन हैं, जो कि 2009 से 2017 तक जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और अभी भी जो है वो ट्रंप के ओपोनेंट हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट हैं जो इलेक्शन जो है रिसेंटली होने वाले हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान कि जी 2 ट्रिलियन का प्लान जो है उन्होंने अनाउंस किया। और वो प्लान क्या था, वो प्लान था कि जी हम जो इकॉनमी है अमेरिका की उसको जो है डीकार्बनाइज्ड करेंगे, ठीक है जी। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी 2 ट्रिलियन का जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा क्लीन एनर्जी इन द ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्डिंग सेक्टर, ठीक है, तमाम तर सेक्टर्स में जो है वो ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज़ करने की बात की गई। और साथ ही साथ जो है वो स्ट्रेंथन करने की बात की गई कि जी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे। इसी तरह की एक और एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट की तरफ से आई, जिन्होंने $880 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया था कोविड 19 से रिकवरी के लिए, उसके अंदर 30% जो है वो एयर मार्क कर दिया क्लाइमेट चेंज के मेजर्स के हवाले से, क्लाइमेट मेजर्स के हवाले से कि जी हम जो 880 बिलियन कोविड 19 की रिकवरी प्लान में लगाएंगे उसमें से 30% लगाएंगे यूरोपियन यूनियन वाले, एयर मार्क करेंगे क्लाइमेट मेजर्स के हवाले से, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन की पूरी एक तमाम ममालिक की यूनियन है उससे ये एक्सपेक्ट किया कि जी हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको 55% जो है वो कम करेंगे एज़ कम्पेयर टू 1990। तो अगर इन सारी चीज़ों को समझें तो एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आता है एनर्जी सिस्टम में, जो कि पेट्रो स्टेट से इलेक्ट्रो स्टेट की तरफ होने जा रहा है। यानी कि जो आपकी 95% इकॉनमी करंट सिनारियो में क्रूड ऑयल बेस्ड है, वो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और जिस हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है कि 5% जो आज सप्लाई है जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से है वो 25% हो जाएगी 2035 में और 50% हो जाएगी 2050 में। तो जो एक पैराडाइम शिफ्ट मेजर नज़र आ रहा है वो आ रहा है एनर्जी सिस्टम के अंदर।
अब ऐसा अगर होता है कि जी पैराडाइम शिफ्ट होता है तो ये बहुत स्लो होने वाला है, लेकिन इससे फ़ायदा नुकसान क्या होने वाला है। तो पहले हम सिनारियो को एनालाइज करते हैं। अगर आप कोविड 19 के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे ही कोविड 19 स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में आपने देखा कि जी ऑयल की जो प्राइस थी वो $0 के ऊपर आ गई, ठीक है, जो 60 पे चल रही थी या 40 पे चल रही थी। यानी कि एकदम शॉक आ गया कि जी ऑयल मार्केट्स जो है उसमें डिक्लाइन आ गया। और जो है कि उसकी दो वजूहत थी, एक तो आपकी इकॉनमी फ्रीज़ हुई, तो जब इकॉनमी फ्रीज़ होगी तो उस सूरत में जो है वो ऑब्वियसली आपका जो ऑयल है वो इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसकी जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई एंड डिमांड। तो एक तो ये रीज़न हुई, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी देखने को मिली कि जी सेकंड जो आपका क्वार्टर था उसमें जो यूनाइटेड किंगडम है आपका KSA है, ठीक है, उसकी जो रेवेन्यू है उसमें 40% डिक्लाइन देखने में आया, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर कोविड 19 के बाद इतना बड़ा शॉक मिला है जो है वो ऑयल बेस्ड स्टेट्स को, तो फिर पेट्रो स्टेट्स जिनको मैं कह रहा हूँ, तो फिर जब ये जो क्रूड ऑयल है इससे जब हमारा पैराडाइम शिफ्ट होगा तो फिर किस कदर जो है इन कंट्रीज़ को नुकसानात हो सकते हैं और इनको अपनी इकॉनमी को संभालने के लिए फिर अपने सिटीज़न के ऊपर टैक्सेस लगाना होंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो वो स्टेट्स हैं जो कि पेट्रो स्टेट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हैं वो स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रो स्टेट्स हैं, जिनको इस सारे सिनारियो का एक्चुअली फ़ायदा होने वाला है। उन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी और चाइना उसमें सरे फहरिस्त हैं, और चाइना जो है वो उसमें बहुत आगे निकल चुका है। चाइना जो है इस वक्त अपना जो है वो वर्ल्ड लीडर है विंड एनर्जी के अंदर, और साथ ही साथ जो इसकी विद ओवर अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी जो है ना वो इसकी चाइना की है, इंस्टॉल कैपेसिटी 221 गीगावाट की, ठीक है। और ये मैंने ग्राफ भी शेयर किया है जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से जो है वो सोलर PV की एप्लीकेशन चाइना के अंदर बढ़ रही है। अच्छा, चाइना के हवाले से अगर बात करें तो चाइना जो है वो विंड टर्बाइंस में जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत आगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार शेयर किए हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ 72% ऑफ वर्ल्ड सोलर मॉड्यूल्स भी जो है वो चाइना की तरफ से बन रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज भी जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जब जो पेट्रो स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रो स्टेट्स की तरफ आएंगी तो बेसिकली इसका फ़ायदा इन स्टेट्स को होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी काम कर रही हैं। यानी कि जितना दूसरे ममालिक तरक्की करेंगे, जितनी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, उतना ज़्यादा चाइना को फ़ायदा होने वाला है। यानी चाइना की तरक्की जो है वो इन ममालिक की तरक्की में है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो ये इस सिनारियो को ज़रा कम्प्लीटली समझें कि जब भी ऑयल बेस्ड हमारी इकॉनमी जो अभी भी है, तो इसमें फ़ायदा किनको होता है, जो भी आपकी पेट्रो स्टेट्स होती हैं, ठीक है। फिर आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी आप समझें कि जी आपके जो इंडियन ओशन है, ठीक है, फिर आपका जो ये वाला रीजन है साउथ चाइना सी वाला, तो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स जारी रहती है, ठीक है। इसी सिलसिले में जो है वो आपकी गवादर पोर्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इन सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि जब भी जो है वो स्टेट्स एक 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 सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो इसमें जो है वो जो जो पूरा का पूरा स्टेट्स होती हैं, जैसे ऑयल बेस्ड स्टेट्स हैं सऊदी अरेबिया, और ये सारी जो है वो जब शिफ्ट होंगी तो टोटली आप समझ सकते हैं कि एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान है। लेकिन जब दूसरी स्टेट्स डेवलप होना शुरू होंगी तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ स्टेट्स, चाइना और वो स्टेट्स जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक पर्सपेक्टिव था कि जी एनर्जी का जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी हमारे यहाँ जो एनर्जी की पॉलिटिक्स है उसमें चेंज आने वाला है। एक और पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने वाला हूँ जो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, वो है आपका बकमिस्टर फ्यूलर का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि अगर आप IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कवर करना चाहें या इस पॉइंट को कहीं ऐड करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। बकमिस्टर फ्यूलर का जो कॉन्सेप्ट है वो है देयर इज इनफ ऑफ एवरी रिसोर्स फॉर एवरीवन ऑन द प्लैनेट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आप कोविड-19 में देखें तो आपको जो है वो एक चीज़ नज़र आई कि जी दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक से जो है
वो आपको वेंटिलेटर भी आते हुए मिले, आपको जो है वो मास्क भी आते हुए मिले। यानी कि बात तो ठीक है कि एक मुल्क है उसके पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, तो ज़्यादा वाले ने कम वाले को जो है वो दे दिया। तो अगर इस पैराडाइम इस सिनेरियो के अंदर हम देखें कोविड-19 के, तो बकमिंस्टर फ्यूलर की बात जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नज़र आती है कि जी वाकई ही चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज जो है वो इनफ हैं, लेकिन मैटर है डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर ये बात ठीक है तो जिस बात के ऊपर जो है वो रियलिज़म टिका हुआ है कि जी दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए पावर की जंग होती है, इसीलिए जो है वो डोमिनेंस ली जाती है ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें। तो फिर जो डायकॉटमी है रियलिज्म और आइडियलिज्म की, उस पर भी एक सवाल उठता नज़र आता है, क्योंकि करंट सिनेरियो जो है वो तो रियलिज्म बेस्ड है, ठीक है, और रियलिज्म जो है वो उसमें डोमिनेंट नज़र आता है। तो फिर अगर वाकई इट्स अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर जो है वो दुनिया का जो पैराडाइम है वो आइडियलिज्म की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर टू देख लें, उसमें क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू जब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, उसके बाद दुनिया जो है वो इकट्ठी हो गई कि जी अब हम मिल के बैठेंगे और हम जो है वो आइडियलिज्म की बात करेंगे, हम जो है मिल के मसाइल को हल करेंगे। तो ऐसा ही जो है वो फ्यूचर में भी देखा जा सकता है। और अगर आप OBOR की बात करें तो वो भी जो है वो कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है। और दुनिया में अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें तो जो है वो भी आपको नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो है वो बाहमी मुशावरत नज़र आती है उसके अंदर। तो आइडियलिज्म वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है। तो कोविड-19 के बाद जैसे UN, वर्ल्ड वॉर के बाद UN बनी, आपको जो है वो कोलैबोरेशंस नज़र आई, ऐसा ही चेंज आप जो है वो वर्ल्ड पैराडाइम में यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती राय चेंज भी हो सकती है, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है वो मैंने आपसे शेयर कर दी। कंक्लूजन में यही कहूँगा कि जब भी मुसीबतें दुनिया के ऊपर आई हैं तो दुनिया ने जो है मिल के उसका सामना करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ जो शिफ्ट अब आपको नज़र आ रहा है जो कि ट्रेडिशनल थ्रेड से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है। अगर आपको ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स का नहीं पता तो वो आप देख सकते हैं। और IR के पेपर में भी इस हवाले से पूछा गया बाकायदा, 1-2 साल के पेपर अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा। तो अब जो है वो आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स जो हैं वो आपको ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो है ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स होते हैं ये इंटरनेशनली होते हैं, ये किसी एक स्टेट के ऊपर नहीं आते, ये यूजुअली जो है वो फिर वर्ल्ड वाइड जो है अफेक्ट करते हैं। जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है जिसके ऊपर दुनिया बात भी कर रही है। तो ऐसे में जो है वो दुनिया जो है वो रियलिज़म से आइडियलिज़म की तरफ आती हुई कहीं ना कहीं बहुत थोड़े हद तक ही लेकिन नज़र आती है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन नहीं होगा, अगर स्टेट्स मिल के इसका सामना नहीं करेंगी, अगर एक स्टेट जो है वो इमिट करती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी स्टेट्स जो है वो इसके रिडक्शन के ऊपर काम कर रही है, तो ये प्रोसेस जो है कम्प्लीट नहीं हो सकता। तो आइडियलिज्म को कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना होगा, ठीक है। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा असाइनमेंट क्वेश्चन की। तो रोल ऑफ वुमेन इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 जो है वो देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोविड-19 में देखें तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन में आपको नज़र आते हैं। और डॉक्टर जो है अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वुमेन्स जो हैं वो एक ख़ासी ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आती हैं, स्टैट्स देख सकते हैं आप। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो वो एक वुमेन है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस सिचुएशन को फेस किया तो दुनिया में उसकी एग्जांपल्स बनती नज़र आती हैं। तो वुमेन के रोल को जो है वो देखना चाहिए हमें, इसलिए क्योंकि ये हम डिफरेंट सिनारियोज़ में जो है वो एनालाइज करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसे राइटिंग में भी रोल ऑफ वुमेन की बात हो जाती है, ठीक है। फिर अगर आप सोशियोलॉजी का पेपर दे रहे हैं वहाँ पे भी समटाइम जो है वो वुमेन के हवाले से सवाल आ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नॉलेज आप डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन दे दिया है। ईमेल शेयर कर दिए csforum12@gmail.com। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।